देखो तीसरा चैप्टर आव्यूह। ठीक। अब आव्यूह होता क्या है पहले इसके बारे में जान लीजिए। आप लोग अपने स्कूल में भी कहीं प्रेयर के लिए लाइन लगता होगा। ठीक है। लाइन लगता होगा तो जैसे क्लास वाइज लाइन लगता होगा, 4 लाइन 5 लाइन लगा। ठीक है। तो सीधे भी जाता होगा, कुछ ऐसे भी होता होगा। ठीक है। तो जो सीधे जाता है उसको हम लोग स्तंभ बोलते हैं, और जो इधर से रहता है उसको हम लोग पंक्ति बोलते हैं। ठीक है। तो वो सिस्टम को अगर हमको सेट करना है तो उस सिस्टम को मान लो कोई है 1 2 3 4, 4 क्लास के लोग हैं। अब यहाँ पे इसमें 5 6 7 8 9 10 11 12 ये सब चीजें हैं। ठीक है। इसी प्रकार से जो व्यवस्था होती है, इसी व्यवस्था को हम लोग आव्यूह कहते हैं। और आप लोग देखे होंगे, किताब तो सभी के पास होगा, किताब में जरा देख लीजिएगा कि जहां भी आव्यूह के क्वेश्चन दिए होंगे कुछ इस प्रकार से ब्रैकेट लगा होगा। ये ब्रैकेट से कोई ज्यादा मतलब नहीं होता है, इसका कोई लेना देना नहीं है, बस ये सुंदरता के लिए है। आप हैं अच्छे खासे, ठीक है, अच्छे खासे हैं आप ही हैं। ठीक है। या तू हो। ठीक है। ऊपर से हम लोग क्या कर दे रहे हैं, कपड़ा पहना दे रहे हैं अच्छा लगने के लिए। ठीक है। तो ये कपड़ा है इनका, ये कपड़ा है। ठीक। अब ये जो अंदर वाले लोग हैं, अगर ये टोटल आव्यूह है तो ये जो अंदर के प्राणी बैठे हुए हैं ये आव्यूह के तत्व है। ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। और किसी भी आव्यूह में आप देखेंगे कि जो दिया हुआ है इस प्रकार से, ये पंक्ति है और ये स्तंभ है। तो कितनी पंक्ति कितना स्तंभ, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आव्यूह का क्रम। आव्यूह का क्रम। देखिए पंक्ति कितनी है, 1 2 3 गुणे 1 2 3 4। तो हम क्या बोलेंगे कि यह आव्यूह 3 गुणे 4 क्रम का आव्यूह है। ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा देखो भाई, ज्यादा लाग लपेट करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है। जो हमको काम करना है सवाल लगाने का, वो काम किया जाएगा। थोड़ा सा अब देख लिया जाए कि आव्यूह के प्रकार, आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट आपका है आव्यूह के प्रकार में, चलो पहले पूरा लाइन से लिख देते हैं, फिर बाकायदे आपको सब बताते हैं कौन सा आव्यूह क्या है। ठीक है। चलिए भाई देखो, आव्यूह के प्रकार में आपका कितने प्रकार के आव्यूह होते हैं। ठीक है। 10 यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। ठीक है। दो और भी है। ठीक है। पहले इतना निपट लेते हैं, फिर उसके बाद दो और की बात करेंगे, क्योंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड थोड़ा ना है कि मतलब सब सेट करके रखा है घसका दिया, वो तो नहीं कर सकते, गरीब आदमी है। ठीक है। तो जो है उसी में काम चलाते हैं। ठीक। देखिए भाई, क्षैतिज आव्यूह क्या होता है। जैसे मैंने बताया कि आप लोग एक लाइन से खड़े हैं। ठीक है। लाइन से खड़े हैं तो उसमें कुछ पंक्तियां हैं, कुछ स्तंभ है। स्तंभ जो सीधा है, ठीक है, स्तंभ जो सीधा आपको दिख रहा है, खड़ा दिख रहा है, वो स्तंभ है। ठीक है। जो सोया हुआ दिख रहा है, ठीक है, वो पंक्ति है। ठीक है। जो सोया हुआ दिख रहा है वो पक्षी है, क्योंकि पक्षी तो खड़ा होता नहीं है, पक्षी तो हमेशा ऐसे ही होता है। ठीक है। या तो लटका होगा या तो ऐसे होगा। ठीक है। लेकिन स्तंभ यानी खंबा, खंबा हमेशा खड़ा होता है। ठीक है। तो जो खड़ा खड़ा आपको दिखेगा, ठीक है, वो स्तंभ है। और जो आपको इस प्रकार से दिखेगा वो क्षैतिज है। तो पक्ति है। अब क्षैतिज आव्यूह क्या होता है। ठीक है। जिस आव्यूह में, जैसे पूरा आपको इसके पहले दिखाया गया था एक एग्जाम्पल लेके, उस एग्जाम्पल में आपको देखे होंगे कि कुछ ऐसे होगा, 1 2 3 4 5 6, मान लो ये है। ठीक। ये है। तो ये आपको सोया हुआ दिख रहा है ना, जैसे ये आपका मोबाइल है,
जो आप आपको मोबाइल इस टाइप से दिख रहा है, मतलब सोया हुआ दिख रहा है ना, इस टाइप का अगर आप आपको दिखेगा तो वो होगा क्षैतिज आप। अगर इस प्रकार से दिखेगा तो वो होगा आपका ऊर्ध्वाधर आप। ऊपर से नीचे के तरफ ऊर्ध्वाधर, ठीक है, और दाएं से बाएं की तरफ क्षैतिज। तो दाएं से बाएं की तरफ का ये दिख रहा है ना, ये आपका कौन सा अवयव हुआ? क्षैतिज अवयव। अगर हम इसको इस प्रकार से लिख दें, 1 2 3 4 5 6, तो ये आपको दिख रहा होगा ऊपर से नीचे की तरफ खड़ा दिख रहा है ना, तो ये आपका हो गया ऊर्ध्वाधर अवयव, क्षैतिज अवयव, ऊर्ध्वाधर अवयव। ठीक। अब हम लोग बात करते हैं वर्ग अवयव का। वर्ग अवयव क्या होता है? वर्ग, आपको पता होगा कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, और वर्ग में 4 भुजा होता है, तो चारों भुजा बराबर होता है। तो चारों भुजा बराबर होता है, तो हम लोग जब अवयव की बात करेंगे तो जितनी पंक्ति उतना ही स्तंभ होगा, इधर से भी उतना ही, 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 तो उस प्रकार के अवयव को हम लोग कहेंगे वर्ग अवयव। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, जितनी पंक्ति उतना ही स्तंभ। भाई पंक्ति कितना? 1 2, स्तंभ कितना? 1 2। ठीक है, इस प्रकार का अवयव आपका हो गया वर्ग अवयव। ठीक। अच्छा, अब पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव भाई जिसमें पंक्तियों की संख्या अधिक होगी वो पंक्ति अवयव, और जिसमें स्तंभों की संख्या अधिक होगी स्तंभ अवयव। जैसे सब इसी में काम चलाएंगे क्योंकि हम लोग डिजिटल बोर्ड वाले नहीं हैं। ठीक है भाई, 1 2 3 पंक्ति है, तो ये किस प्रकार का अवयव हो गया? पंक्ति की संख्या अधिक है तो पंक्ति अवयव, स्तंभों की संख्या अधिक होगी तो स्तंभ अवयव। लो भाई, काम चलाने में माहिर है हम लोग। ठीक है, स्तंभ कितने हैं? 2। ठीक है, तो हम जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। ठीक है, कुछ इसी प्रकार का व्यवस्था आप लोग करके खड़े हो जाइए। भले आप खड़े हैं, आपके पीछे खड़ा है कोई, नहीं खड़ा है, ठीक है या नहीं है, तो भी आप स्तंभ की श्रेणी में आ जाएंगे। इनके नीचे कोई है या नहीं है तो भी ये स्तंभ है। ठीक है, 4 लोग और नीचे रहेंगे तब भी ये स्तंभ है। आप कभी घर बनते हुए देखे होंगे, अगर एक बार फरमा लगाते हैं, ठीक है, एक बार ढालते हैं तो भी वो स्तंभ है, और उसी के ऊपर 4 बार ढाल देते हैं तो भी वो स्तंभ है। ठीक है, चाहे इतना बड़ा है तब भी खंबा है, चाहे इतना बड़ा हो गया तब भी खंबा है, तो इतना ही बड़ा है तब भी स्तंभ है, और इतना बड़ा है तब भी स्तंभ है। क्लियर? ठीक है, और इनके आगे कोई नहीं है तब भी ये पंक्ति है, अगर मान लीजिए आगे है तो भी पंक्ति है। ठीक, लोग यही कंफ्यूज होते हैं, जो इसमें क्लियर अभी मैं कर रहा था, कंफ्यूजन यही रहती है बच्चे। ठीक है, तो आपका 4 चीजें क्लियर हो गया भाई, क्षैतिज अवयव, ऊर्ध्वाधर अवयव, वर्ग अवयव, पंक्ति अवयव, और ये 5वां स्तंभ अवयव। 5 आपके क्लियर हो गए। शून्य अवयव। शून्य अवयव भाई नाम से ही स्पष्ट है, शून्य अवयव, जो पूरा शून्य हो, शून्य अवयव। तो अवयव कब शून्य होगा? जब उसके अवयव शून्य होंगे। अवयव कब शून्य होगा? भाई जब उसके अवयव शून्य होंगे। अच्छा, जब अवयव शून्य है तो इसका मतलब उसमें कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं है तो हम लोग उसको कह सकते हैं खाली है, और खाली को शुद्ध भाषा में हिंदी में कहेंगे रिक्त। तो वो एक प्रकार से रिक्त अवयव भी हो गया। इसका भाई साहब का 2 नाम है। ठीक है, शून्य अवयव भी, रिक्त अवयव भी। ठीक, आपके पास 0 है या कुछ नहीं है, बात एक है ना। ठीक, अब देखिए, कुछ डाउट है किसी को क्या? नहीं, डाउट तो लग रहा है। इसमें स्तंभ अवयव में डाउट नजर आ रहा है।
भाई मैंने बोला जो आव्यूह आपको स्तंभ की तरह दिखे, खड़ा दिखे, वो स्तंभ आव्यूह है। चलो ठीक है। डाउट क्या है पहले वो बताओ, तब हम समझे अंदर दिमाग में चल क्या रहा है, तब बात करेंगे। बीमारी पता करके तब इलाज करने में ठीक रहेगा ना। अब हम अपने हिसाब से कैसे सॉल्व कर बताएं। देखो सिंपल सा है, जिसमें पंक्तियों की संख्या अधिक है पंक्ति आव्यूह, जिसमें स्तंभों की संख्या अधिक है स्तंभ आव्यूह। अब आप इससे ज्यादा क्लियर तो कुछ होगा नहीं, ठीक है ना। गिन लीजिए, कहीं डाउट होगा तो बता दीजिएगा, ठीक है। शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह जिसके टोटल अवयव शून्य हो, शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह कहते हैं, ठीक है। अब इकाई का तत्समक आव्यूह, ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल आपको लेके दिखाते हैं। देखो एग्जाम्पल आपका दे रहे हैं इसका, इकाई का तत्समक आव्यूह, ठीक है। इकाई का तत्समक आव्यूह ऐसे आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण, अब बात आ जाती है मुख्य विकर्ण क्या होता है। जैसे कोई आव्यूह है ना आपका, एक दो तीन चार, तो जो ये इसको बोलते हैं, अगर वर्ग है तो वर्ग में क्या होता है कि ये कोना से कोना मिला देने पर विकर्ण होता है, ठीक है। तो यही इसी को हम लोग कहते हैं मुख्य विकर्ण। आव्यूह में हम लोग इसी को कहते हैं मुख्य विकर्ण। तो आपको कहना क्या है कि मुख्य विकर्ण कोई ऐसा आव्यूह है जिसमें मुख्य विकर्ण के जो अवयव हैं वो एक हैं, मुख्य विकर्ण के जो अवयव है एक है, उसके अलावा जो बाकी हैं शून्य है। तो इस प्रकार का जो आव्यूह होगा उसको इकाई का तत्समक आव्यूह कहेंगे। सिंपल सा अभी एक और देख लीजिए, एक जीरो 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 एक जीरो 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 एक। अब इस आव्यूह में आप देखिए क्या है, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक हैं और बाकी अवयव शून्य है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इकाई का तत्समक आव्यूह। चलिए अब आता है विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह में क्या होता है, ध्यान से देखिए। विकर्ण आव्यूह सेम इसी तरीके से होगा, लेकिन यहां पे अगर हम लोग इस प्रकार से कर दें, जैसे पहले तो एक था सब जगह, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव कुछ न कुछ है और उसके अलावा शून्य है, तो ये हो जाएगा आपका विकर्ण आव्यूह। अगर ये सब एक है तो ये क्या हो जाएगा, इकाई का तत्समक आव्यूह, ठीक। अब आ जाइए अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह, अब इसी आव्यूह में आपको क्या कर दिया जाए, मान लो यहाँ पे तीन रख दिया गया, यहाँ तीन रख दिया गया, यहाँ तीन। मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान है, इनके अलावा सब क्या है, शून्य है। इस टाइप के अवयव को, इस टाइप के आव्यूह को हम लोग क्या कहेंगे, अदिश आव्यूह। इस प्रकार के आव्यूह जो होंगे अदिश आव्यूह। तीनों को कंपेयर कर लीजिए, तीनों को कंपेयर कर लीजिए भाई। देखो इनको भी ले लो उसी में। शून्य आव्यूह क्या है, सब एलिमेंट शून्य, शून्य आव्यूह। इकाई का तत्समक आव्यूह, मुख्य विकर्ण यही है ना, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक होंगे, उसके अलावा सब जीरो होगा, इकाई का तत्समक हो गया। उसके बाद विकर्ण आव्यूह, मुख्य विकर्ण के अवयव जो हैं वो कुछ ना कुछ होंगे, बाकी जीरो होंगे, कुछ ना कुछ होंगे, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के हम लोग क्या कहेंगे, विकर्ण आव्यूह। उसके बाद आते हैं अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह में ये मुख्य विकर्ण के सभी अवयव सेम होंगे और बाकी लोग जीरो होंगे, तो ये हम लोगों को कहा जाएगा अदिश आव्यूह। अब आते हैं हम लोग उप आव्यूह। उप आव्यूह, ठीक है, आव्यूह के अंदर से जो निकल के आएगा उप आव्यूह होगा, ठीक है।
आब्यू का बाबू, ठीक है, आब्यू का बाबू। देखो हम लोगों को जब इसमें आगे बढ़ेंगे, इसमें सॉल्व करेंगे, तो हम लोग को ये करना रहेगा, जब इनको लेंगे तो ये जिस पंक्ति में होगा वो पंक्ति खत्म हो जाएगी, जिस स्तंभ में होगा वो स्तंभ खत्म हो जाएगा। तो अगर हम इसको ले रहे हैं तो इसका, अगर हम इसको ले रहे हैं तो इस आब्यू, पूरे आब्यू में से ये बच गया ना छोटा वाला, ये पूरा बड़ा वाला आब्यू है, और आब्यू में से ये बचा आब्यू का बाबू, तो यही क्या कहलाएगा, इस आब्यू का उप आब्यू। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि भाई कितने उप आब्यू हो सकते हैं। भाई जितने प्राणी होंगे उतने के बाबू हो सकते हैं। भाई किसी को बाबू पैदा करने का लाइसेंस नहीं मिला है कि तू ही भर कर पाओगे, तो जितने लोग हैं सबके बाबू, ठीक है, यानी जितने तत्व होंगे उतना ही उप आब्यू हो सकता है। अगर हम इसको लेंगे तो ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, बचा ये, तो एक आब्यू ये भी मिल गया उप आब्यू। इनको लेंगे फिर ये बच गया, यानी सभी को लेने पर कुछ न कुछ उप आब्यू बचेगा। तो जितने एलिमेंट होंगे उतने उप आब्यू भी होंगे। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक, इतना तो समझ में आ गया होगा सबको। भाई इंट्रोडक्शन समझ लीजिए, इसमें आपसे एक आध नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि किस प्रकार का आब्यू है, आब्यू की कोटि बताइए, क्रम बताइए। ठीक है, या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये आब्यू दिया है तो आपसे कह दिया कि A21, इसमें से A21 क्या है, A21 का बताइए क्या है। ये आब्यू है, इसमें A21 बताइए क्या है। देखिए ध्यान से, A21 देखो जब पहली पंक्ति में होता है, जब ऐसे लिखते हैं ना, जब ऐसे लिखते हैं पहली पंक्ति, तो पंक्ति के लिए 1, पहला स्तंभ 1, तो हम लोग कहेंगे A11। ये क्या हो गया, A11 पहली पंक्ति में है और पहले स्तंभ में, तो A11। क्लियर। इसके बाद अगर हमको बात करनी हो इनका, तो ये कौन से हैं, पहली पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में, तो ये हो जाएंगे A12। उसी प्रकार से ये है A21, यानी दूसरी पंक्ति, भाई दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, यानी A21 का मान क्या हो गया, 0। बता लेंगे कि नहीं बता लेंगे, सिंपल सा है। क्लियर। चलिए चलिए भाई, अभी तक तो पूरा सिंपल टेस्ट समझ में आ गया। 11-12 थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान देंगे तो इसकी गारंटी है कि 100% एकदम समझ में आ जाएगा। देखिए ऊपरी त्रिभुजीय आब्यू, ठीक, ऊपरी त्रिभुजीय आब्यू और निम्न त्रिभुजीय आब्यू, त्रिभुज आब्यू के 2 पार्ट हैं। ठीक है, त्रिभुज आब्यू के 2 पार्ट हैं। ठीक, तो यहां देखिए ऊपरी त्रिभुजीय आब्यू में क्या होगा, ए आई जे बराबर 0। ए आई जे का मतलब क्या है, ये ए आई जे इस आब्यू का एक तत्व है। अब कौन सा तत्व है, आई प्रदर्शित करता है पंक्ति को और जे प्रदर्शित करता है स्तंभ को। ठीक है, तो ये बोल रहा है ए आई जे 0 होगा, लेकिन कंडीशन है ए आई जे 0 होगा। एक तत्व 0 होना चाहिए, लेकिन कौन सा तत्व 0 होना चाहिए, जहां आई बड़ा हो जे से। अगर आई बड़ा होगा जे से और वो तत्व 0 होगा तो हम लोग कहेंगे ऊपरी त्रिभुजीय आब्यू हो। तो आइए चेक करते हैं, एग्जाम्पल आपको दिया है। यहां देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ, यानी पंक्ति भी एक है स्तंभ भी एक है, आई भी एक है जे भी एक है, और इसने कहा है कि बराबर नहीं होना चाहिए, आई बड़ा होना चाहिए, आई बड़ा होना चाहिए। ठीक, तो यहां पे
वो तो आपको इसके लिए तो नहीं दिख रहा है। अब यहां आइए, यहां पहली पंक्ति है और दूसरा स्तंभ है। यहां पे आई छोटा है जैसे, ठीक है, तो हम लोगों को वही चेक करना है जिसमें आई बड़ा हो। तो हमको देखना है दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, यानी आई बराबर 2 और जे बराबर 1। ठीक है, यहां पे आई बड़ा है जे से, ठीक है, आई बड़ा है जे से, यानी आई जे की वैल्यू 0 है कि नहीं है ना? ठीक, यहां देखिए आई की वैल्यू 3 यानी तीसरी पंक्ति में है ना, ये तीसरी पंक्ति में है ना, आई की वैल्यू 3, जे पहले स्तंभ में है, आई बड़ा है ना जे से, उसका मान कितना है 0। ठीक है, यहां देखिए तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, यहां भी आई बड़ा है ना, जे से आई बड़ा है और 0 है ये, तो हम लोग क्या कहेंगे, ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। ठीक है, अच्छा, अब यहां देखिए निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, यहां हमको क्या करना है, आई छोटा होना चाहिए जैसे, तो यहां देखिए ये 0 है ना, 0 है, दूसरी स्तंभ में है और पहली पंक्ति में है, तो आई क्या है, छोटा हो गया। अरे पहले पंक्ति में है आई छोटा है और दूसरा स्तंभ में जे बड़ा है, ठीक है ना, तो ये चीज फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब इसका मान कितना है 0, तो ये क्या हो गया, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। क्लियर? और एक आध एग्जाम्पल वगैरह किताब से देख के क्लियर कर लीजिएगा कि जो डेफिनेशन बताए सही है कि नहीं। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल आपका दिया है, देखिए अब पूरा इंट्रोडक्शन हो गया, अब आपको पहला एग्जाम्पल शुरुआत करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, चेक किया जाए कि आपको वो चीजें समझ में आई है या नहीं आई है। जैसे 3 फैक्ट्रियां हैं, 1 2 3, ठीक है, उसमें पुरुष कर्मचारी हैं, महिला कर्मचारी हैं। ठीक है, ये 3 फैक्ट्रियां हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें पुरुष कर्मचारी भी है, महिला कर्मचारी हैं। वो बोल रहा है कि इसको 3 गुणे 2 के फॉर्म में, जैसे 3 गुणे 2 के क्रम के 3 गुणे 2 क्रम का आव्यूह के रूप में निरूपित कीजिए। तो सिंपल सा है, आपको क्या कर देना है भाई, एक पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, 3 पंक्ति हो गया और 1 स्तंभ 2 स्तंभ, यानी आपको इसको सीधा सिंपल सा यही करना है कि 30 25 27 25 31 26 आव्यूह आपने बना दिया 3 गुणे 2 क्रम का। ठीक है, उसके बाद आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या प्रकट करती है। क्या बोला है, तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या प्रकट करती है। तो आप देखिए तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति 1 2 3, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ठीक है, ये क्या प्रकट कर रहा है, ये तीसरी पंक्ति में है, दूसरे स्तंभ में है, तो ये प्रकट क्या कर रहा है, ये प्रकट यही कर रहा है कि तीसरी फैक्ट्री में महिला कर्मचारियों की संख्या को प्रकट कर रहा है। तीसरे फैक्ट्री में महिला कर्मचारियों की संख्या को प्रदर्शित कर रहा है, यही आपको लिखना है। क्वेश्चन आपसे यही बोला था कि तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ की प्रविष्टि क्या प्रकट कर रही है। तो आप जान रहे हैं कि तीसरी पंक्ति में तीसरे फैक्ट्री के लोग हैं, तीसरी पंक्ति में तीसरे फैक्ट्री के लोग हैं और दूसरे स्तंभ में महिला कर्मचारी हैं, यानी तीसरे फैक्ट्री के महिला कर्मचारियों की संख्या को प्रकट कर रहा है। बस यही शुद्ध हिंदी में आपको लिखना है। ठीक।
सुनिए, पीछे वाले ध्यान दीजिए। देखिए, आपसे दूसरा एग्जांपल है, यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव हैं, अवयव तो पता है आप लोगों को, आव्यूह के अंदर जो है वही अवयव है जिनके थ्रू आव्यूह बन रहा है, ठीक है। तो 8 अवयव है, तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती हैं? संभव कोटियां, मैंने बोला था कोटियां या कोटि या क्रम, बातें की है ना, जो हम लोग कितनी पंक्ति कितना स्तंभ हो सकता है, कितनी पंक्ति कितना स्तंभ हो सकता है, क्या तरीके से बन सकता है। तो आप लोगों को पता है कि 8 अवयव हैं, तो 8 अवयव एक ही पंक्ति में भी हो सकते हैं, एक ही स्तंभ में भी हो सकते हैं। तो हम लोग सीधा कह सकते हैं कि भाई एक तो क्रम आपका हो गया 1 गुणे 8 का, दूसरा क्रम आपका हो गया 8 गुणे 1 का, 2 कोटियां आपके पास है, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है कि 2 पंक्ति हो, 2 लोग पंक्ति में हो और 4 लोग स्तंभ में हो, ठीक है। तो 2 गुणे 4, जैसे पंक्ति 2 होगी, स्तंभ 4 होंगे, तो 8 लोग अट जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से भी हो सकता है कि पंक्ति 4 हो, स्तंभ 2 हो, तो 4 गुणे 2 प्रकार। तो संभव कोटियों की संख्या मतलब क्या क्या हो सकता है, संभव कोटियां, ठीक है, 4, मतलब ये संभव कोटियां 1 इंटू 8 या 8 इंटू 1, 2 इंटू 4 या 4 इंटू 2, ठीक है। तो इस क्रम के हो सकते हैं, संभव कोटियां इतनी हो सकती हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। क्लियर, समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए थर्ड एग्जांपल की तरफ चलते हैं। चलो देखो भाई, एक ऐसे 3 गुणे 2 क्रम के आव्यूह की रचना कीजिए जिसके आई जे इज इक्वल इतना, एक संबंध दे दिया है, ठीक है, एक सूत्र दे दिया है आपको, और कह रहा है कि आप ऐसे 3 गुणे 2 क्रम के आव्यूह का रचना कीजिए। जब भी आपसे ऐसा कुछ बोलेगा तो पहले 3 गुणे 2 क्रम का आव्यूह आप मान लीजिएगा। हम क्या मानेंगे, माना 3 गुणे 2 क्रम का आव्यूह ए बराबर A11, पंक्ति कितनी होनी चाहिए, 3, यानी A21 A31, 3 पंक्ति होनी चाहिए, 3 गुणे 2 का ना, और 2 स्तंभ, तो हो जाएगा A12 A22 A32, आप भी हमने मान लिया। अब देखो पंक्ति कितनी है, 3, यानी आई का मान हम लोग क्या रखेंगे इसमें, चूंकि ए आई जे बराबर 1/2 मॉड में I-3J, ठीक है। अब हम लोग इसलिए आई बराबर हम लोग क्या रखेंगे, 1 2 3, 3 पंक्ति है ना, तो आई बराबर 1 2 3 तथा जे बराबर 1 2 रखने पर, अब देखिए बारी बारी से आप क्या करिएगा, इसका मान निकालिएगा A11 का। जब A11 का मान निकालेंगे तो I के जगह पे इसी फार्मूले में 1 रखेंगे और J के जगह भी क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो A11 का मान मिलेगा, ठीक। चलिए एक आपको करके दिखाते हैं, यहां पे देखिए A11 बराबर फार्मूला ये है, तो हाफ मॉड
आई के जगह पे 1 माइनस 3 गुणे जे के जगह पे क्या रखेंगे 1, आई के जगह पे 1 है, जे के जगह पे 1 है, तो 1। अब देखिए यहाँ पे 1/2 1 माइनस 3, ठीक, ये घट जाएगा तो -2 होगा, चूंकि मॉड लगा है वो प्लस हो जाएगा। 1/2 गुणे 2 कट गया, आपका आ जाएगा 1। ये 1 की वैल्यू आपको प्राप्त हुई, ठीक है। अब A12 इसका निकालना है, तो हाफ 1 माइनस, भाई आई का मान 1 है ना, तो फार्मूला आपके पास यही है ना, आई के जगह पे 1 रख दिया, माइनस 3 गुणे 2, जे का मान कितना है भाई, यही देखो, जे का मान 2 है, तो 3 गुणे 2, 1/2 1 माइनस 3 दूना 6, आपका घटेगा -5 होगा, और चूंकि मॉड लगा है तो माइनस खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 है, गुणा होगा तो 5/2 हो जाएगा। A12 की वैल्यू आपको मिल गई, ठीक, A12 की वैल्यू मिल गई, इसका दोनों पता चल गया। अब इनका पता करेंगे, तो आई के जगह 2 रखेंगे, जे के जगह 1 रखेंगे, ठीक है, लगाइएगा, ठीक है, नहीं लगेगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखो भाई, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आपके परीक्षाओं में मैक्सिमम पूछा जाता है, ठीक है। अभी छोटे से शुरुआत किया जा रहा है, इसके बाद और बड़े बड़े क्वेश्चन इसके पूछे जाएंगे एग्जाम में आपके, ठीक है। तो अभी छोटे से शुरुआत किया जा रहा है, कुछ देखिए ध्यान से। देखिए भाई, यहाँ पे दिया है यदि 2 अवयव आपस में बराबर हैं, ठीक है, तो समानता का नियम लगाएंगे। समानता का नियम क्या होता है, 2 अवयव अगर आपस में समान है, मतलब बराबर है, तो समानता का नियम यही कहता है कि उनके जगह जो होता है, इस जगह पे देखो ये कौन सा जगह है, A11 वाला है, ठीक है, तो इसमें A11 वाला क्या है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। अगर 2 व्यक्ति आपस में बराबर हैं, तो उनका दायां हाथ दूसरे वाले के दाएं हाथ से हम तुलना कराएंगे, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, एक का बायां दूसरे का भी बायां आपस में बराबर होंगे। यही अवयव के समानता का नियम भी कहता है। देखिए, इनका पहले इनकी जगह पे जो है A11 के जगह पे, यहां भी A11 के जगह पे जो है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। A12 इनके बराबर होगा, ठीक है, ये वाला इनके बराबर होगा, ठीक है, और ये वाला इनके बराबर है ही, दिख ही रहा होगा, ठीक है, इनके बराबर ये वाला, ठीक है ना भाई। तो चलिए हम लोग ABCD XYZ का मान प्राप्त करते हैं। तो देखो भाई, हम हल करेंगे, देखिए समानता के नियम से लिखेंगे, अवयव के समानता के नियम से, ये हिंदी भाषा आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, भावनाओं को समझिए, यहां लिखा हुआ है, ठीक। तो अवयव के समानता के नियम से x + 3 = 0 है कि नहीं है, तो यहाँ क्या दिख रहा होगा, x बराबर, ये उधर जाएगा -3, क्लियर। z की बात करते हैं, यहाँ पे z + 4 = क्या दिया है 6, तो z बराबर, ये 4 उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी 6 - 4 आपका हो गया 2, तो z का मान हो गया 2, क्लियर। अब यहां आइए, इनसे मुलाकात कराइए, 2y - 7 बराबर 3y - 2, आगे बढ़ाइए, ये उधर जाएगा, बस आपको क्या करना है, y का मान निकालना है, सभी होशियार बंदे जान ही रहे होंगे, ये जाएगा घट जाएगा, y बचेगा, ठीक, अब वो -2 है, इधर आएगा +2 हो जाएगा, तो -5, तो y बराबर -5,
ठीक है। इसी प्रकार से a का मान निकालना है तो a माइनस 1 किसके बराबर है, -3 के, ठीक। तो उधर जाएगा तो a बराबर -2। क्लियर, समझ में आ रहा है चीजें, ठीक है। इसके आगे आप लगाएंगे, नहीं लगा पाएंगे तो कमेंट में बताएंगे, ठीक। चलो भाई देखो, आपका जो अभी इसके पहले एग्जाम्पल था वही बताया गया था, सिंपली a का, b का, c का, एक्स वाई जेड का मान निकल गया। अब यहाँ पे इक्वेशन बनेंगे, इक्वेशन बनेंगे और इक्वेशन बनाने के बाद इक्वेशन सॉल्व करेंगे, तब जाके आपका ABCD का मान प्राप्त होगा, ठीक है। अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, 100% गारंटी है, आपको कहीं कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस हमारे वीडियो में बने रहिएगा और क्लास अटेंड करते रहिए, ठीक है। कुछ ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, टेंशन लोड लेने की जरूरत नहीं है दिमाग पे, ठीक है। देखिए भाई, आव्यूह का समानता का नियम लगेगा, ये बराबर है इनके, तो जो एलिमेंट होंगे आपस में बराबर होंगे, तो हम सब लिख सकते हैं आव्यूह के समानता के नियम से हिंदी में, ठीक। 2a प्लस b बराबर 4, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन बना दीजिए, ठीक। a माइनस 2b बराबर -3, इक्वेशन 2। 5c माइनस d बराबर 11, तीसरा इक्वेशन, ठीक है। 3d, ठीक है भाई, सब चीजें आपको दिख ही रहा है, 4 समीकरण बने, अब चारों को सॉल्व करिएगा, ABCD का मान आपको प्राप्त हो जाएगा, सिंपल सा है। चलिए देखिए, इस पहले दो समीकरण को सॉल्व करते हैं, तो अगर हम लोग समीकरण सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे -2b है, यहाँ पे प्लस में 2b है, -2b है, प्लस में 2b है, तो मतलब b है, अगर प्लस में 2b रहता तो दोनों को जोड़ देते, काम हो जाता। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2b हो जाएगा, तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करके 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने पर, इसमें 2 से गुणा करोगे तो 4a हो जाएगा, और इसको जोड़ोगे तो हो जाएगा आपका 5a, और इनका मामला रफा दफा, ठीक, क्योंकि 2b प्लस में और माइनस में खत्म, यहां 2 से गुणा किए 8 हुआ, और -3 है, कैंसिल होगा तो बचेगा 5, ठीक है। यानी a बराबर आपका हो गया 1। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं, जब हमको a का मान प्राप्त हुआ तो उस a के मान को अगर समीकरण 1 में रखे तो b का मान प्राप्त हो जाएगा, a का मान 1 रखेंगे, 2 1 कम 2, ठीक है भाई। अब ये 2 उधर जाएगा, घट जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा 2, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़िए, समीकरण 3 और 4 को सॉल्व करते हैं, क्योंकि 3 और 4 में ही c और d है, ठीक। देखिए यहां पे माइनस में d है, प्लस में 3d है, अगर यहाँ पे माइनस में 3d हो तो दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो d का मामला रफा दफा, तो 3 पैदा करने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो समीकरण 3 में 3 से गुणा करके 4 में जोड़ने पर, तो 3 से गुणा करेंगे तो 5 तिया 15 c, और इसको जोड़ेंगे तो 15c के जगह ही हो जाएगा 19c, ठीक। और d का मामला रफा दफा, इसमें 3 से गुणा किए हो 33, और 33 में जोड़िए 24, ठीक है, 57 हो गया ना भाई। अब c का मान 19 तिया 57, ठीक है ना, c बराबर
3, सी का मान अगर समीकरण 3 में रख दें तो डी का मान मिलेगा। चलिए भाई यहाँ रखिए, तो 5 तिया 15, हाई जाएगा उधर, वो आएगा इधर, यानी डी बराबर आपका हो जाएगा 4। ठीक है, ए बी सी डी का मान आपको प्राप्त हुआ। ठीक है, और भी अगर कुछ आपको चाहिए कि और धीरे से धीरे बताएं, ठीक है, तो उसके लिए आपके पास जगह है कमेंट बॉक्स। ठीक है,